नमस्कार, मेरा नाम कविता माथुर है और मैं गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की लेक्चरर हूँ। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में बताऊँगी। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है TD 125 अर्थात 125। इस सब्जेक्ट के हम यूनिट 6 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ड्राइंग क्या होता है। किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की कला या तकनीक, रेखाओं के माध्यम से किसी आकृति, योजना या रेखा चित्र की रूपरेखा बनाना चित्रकला कहलाता है। चित्रकला के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं और डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें ड्राइंग की बेसिक नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए आज हम ड्राइंग के एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्राइंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एलिमेंट है लाइन अर्थात रेखा। जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो सभी तरफ आपको लाइन के ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार की ड्राइंग की कल्पना लाइन के बिना करना असंभव है और इसीलिए लाइन को अर्थात रेखा को चित्रकला का ड्राइंग का आधार माना गया है और ड्राइंग का आधार होने के साथ साथ ये ड्राइंग का मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट भी है। अब हम देखें कि लाइन होता क्या है। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो लाइन कहलाती है, जो कि किसी भी आकार, गति अथवा शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन होता है। लाइन जो होती है ये अपनी चौड़ाई, लंबाई और डायरेक्शंस में वैरी करती है और सभी प्रकार की लाइनों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं। अर्थात लाइन बहुत तरह की होती है, जैसे वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, थिक एंड थिन लाइन है, स्पाइरल लाइन है, डायगोनल लाइन है। तो जितनी भी प्रकार की जो लाइंस होती हैं वो लाइंस अपने अलग-अलग प्रभाव छोड़ती हैं और हमें अपनी डिज़ाइनिंग या ड्राइंग में जो अलग-अलग प्रभाव दर्शाने होते हैं, इसके लिए हमें लाइनों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? वर्टिकल लाइन स्ट्रेंथ शो करती है, डिग्निटी शो करती है, स्टेबिलिटी को दर्शाती है। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रेस्ट मोड को दर्शाती है, अर्थात विश्राम, स्थिरता, शांति आदि को दर्शाती है। इसी तरह यदि हम डायगोनल लाइन के बारे में देखें तो डायगोनल लाइन जो होती है वो ड्रामेटिक मूवमेंट को दर्शाती है, एक्साइटमेंट को दर्शाती है। स्पाइरल लाइंस जो होती हैं, स्पाइरल लाइंस पावर को दर्शाती हैं और गति को, मोशन को दर्शाती हैं। तो लाइन जो है ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ड्राइंग या डिजाइनिंग के अंतर्गत। अब हम अगर इसका सेकेंड एलिमेंट देखेंगे तो वो है शेप या फॉर्म। इसको हिंदी में हम रूप कहते हैं। तो लाइन की तरह रूप भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है, अर्थात हम अपने चारों तरफ किसी भी वस्तु को देखें तो उसमें कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई फॉर्म हमें दिखाई देती है। हम जैसे ही कुछ ड्रॉ करना आरंभ करते हैं तो फॉर्म क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब हम ये समझें कि फॉर्म होता क्या है। फॉर्म वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना एक निश्चित आकार होता है और जिसका अपना एक निश्चित वर्ण अर्थात कलर होता है। नॉर्मली किसी भी वस्तु की आकृति रूप कहलाती है, अर्थात कोई भी वस्तु जो हमारे समक्ष है उसका जो आकार है वो उसका रूप कहलाएगा। फॉर्म को अगर हम विस्तृत रूप में समझें तो F मतलब फर्स्ट,
O for organic, R for revelation of, M for matter. First organic revelation of matter. किसी भी आर्ट में शेप और लाइन हमेशा साथ साथ चलते हैं, अर्थात जब कोई शेप ड्रॉ करना होता है तो उसे लाइन की सहायता से ही ड्रॉ किया जाता है और उनमें बहुत सारी क्वालिटीज भी सेम होती हैं। शेप्स को हम मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल अर्थात नियमित एंड असिमेट्रिकल अर्थात अनियमित। सिमेट्रिकल शेप्स वो शेप होते हैं जिनका आधा भाग शेष बचे हुए आधे भाग के समान होता है, अर्थात अगर हम उस शेप को दो बराबर भागों में बांटें तो उसके दोनों भाग एक दूसरे के समान होते हैं, वो सिमेट्रिकल शेप कहलाते हैं। और इसके अपोजिट किसी भी शेप का आधा भाग शेष आधे भाग के समान जब नहीं होता है तो वो अनियमित या असिमेट्रिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग लाइनों के, अलग अलग रेखाओं के अलग अलग प्रभाव होते हैं, वैसे ही फॉर्म के भी अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें ओवल, ओवल फॉर्म जो होती है ये ग्रेस को दर्शाती है, चार्म को दर्शाती है। सर्कुलर फॉर्म के बारे में अगर हम सोचें तो ये फुलनेस को दर्शाती है, इक्वलिटी आदि को दर्शाती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ड्राइंग का वो है कलर। यदि आप कलर के बारे में अवेयर नहीं हो तो भी इसमें वो एबिलिटी होती है जो हमारे इमोशंस और मूड और यहाँ तक कि हमारी एपेटाइट को भी प्रभावित कर सकती है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए होती है और लाइट कम या ज्यादा होने पर एक ही वस्तु हमें अलग अलग रंग की भी दिखाई देने लगती है, अर्थात लाइट के द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। What your eyes see as color is just a perception. For example, अगर हम आसमान को देखते हैं तो हमें नीले रंग का दिखाई देता है और यह डाटा वेवलेंथ के द्वारा हमारी आंखों के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। कलर की तीन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तीन मुख्य गुण होते हैं जिन्हें हम ह्यू, वैल्यू और क्रोमा के नाम से जानते हैं। ह्यू अर्थात रंग की प्रकृति। ह्यू रंग की प्रकृति को दर्शाता है, जैसे लाल, हरा, नीला आदि। वैल्यू जो होती है वो रंग के हल्केपन या गहरेपन को दर्शाती है, अर्थात शेड्स एंड टिंट्स को दर्शाती है, जैसे गहरा लाल या हल्का लाल, गहरा नीला या हल्का नीला। किसी भी रंग में हम जब काले रंग को मिलाते हैं, ब्लैक को ऐड करते हैं, तो उससे उस रंग के शेड्स प्रोड्यूस होते हैं। और अगर उसी रंग में हम या किसी भी रंग में हम व्हाइट को ऐड करते हैं तो उससे कलर के टिंट्स बनते हैं। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट मिलाते हैं तो उससे उस कलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और ब्लैक मिलाते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से वैल्यू रंग के हल्केपन और गहरेपन को बताती है और ये शेड्स और टिंट्स रंग में काला और सफेद मिलाकर उत्पन्न किए जाते हैं। क्रोमा, क्रोमा अर्थात इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब ये रंग की शुद्धता का परिचायक है। ये सभी बताते हैं कि रंग हमें क्या कम्युनिकेट कर रहा है और हमें रंग का इस्तेमाल, उसका यूज कैसे करना चाहिए। कलर व्हील का यूज अगर हम करें तो हम इन्हें तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, या हम यूं कहें कि कलर व्हील का यूज हम कलर को तीन कैटेगरी में बांटने के लिए करते हैं। और ये तीन कैटेगरीज हैं प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स। कलर व्हील के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके आप
कूल और वार्म कलर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। कूल कलर्स अर्थात ब्लू, ग्रीन, पर्पल आदि, वार्म कलर अर्थात रेड, ऑरेंज, येलो आदि। इन दोनों तरह के कलर्स के बीच में टेम्परेचर डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। एक आर्टिस्ट को कलर स्कीम समझने के लिए कलर व्हील का यूज हमेशा करना चाहिए। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि लाइन और फॉर्म के अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, उसी तरह कलर के भी अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर एक्साइटमेंट को भी दर्शाता है, एंगर गुस्से को भी दर्शाता है, खतरे को, डेंजर को भी दर्शाता है, हीट एंड फायर को भी दर्शाता है और प्रेम का भी प्रतीक है। पीले रंग को अगर हम देखें तो ये चेयरफुलनेस, विजडम, सनशाइन आदि को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर हम नीले रंग को देखें तो यह कूलनेस और रॉयल्टी को दर्शाता है। सफेद रंग सदा से शांति और एकता का प्रतीक रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं अब हम, जो कि है टोन। टोन जिसको हम तान कहते हैं। किसी भी रंगत का हल्कापन या गहरापन उसकी टोन कहलाता है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि किसी भी रंग में अगर हम व्हाइट मिलाते हैं तो उसके टिंट्स बनते हैं, और किसी भी रंग में अगर हम ब्लैक मिलाते हैं तो उसके शेड्स बनते हैं। तो ब्लैक और वाइट कलर को किसी भी रंग में ऐड करके कई सारे टोन्स उसके प्राप्त किए जा सकते हैं। और मोटे तौर पे इन टोन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: डार्क, मिडिल टिंट एंड लाइट टोन। जब हमें किसी भी सरफेस पे, किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस पे 3 डायमेंशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना हो तो हम वो टोन के द्वारा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के टोन्स का पता करना हो तो हम हाफ आई क्लोज करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोन का इफेक्ट मालूम कर सकते हैं। टोन के द्वारा दृष्टि भ्रम भी उत्पन्न किया जा सकता है और यह एरियल पर्सपेक्टिव को हल करने में भी सहायक होता है। जब हम ड्राइंग या डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की ड्राइंग में टोन का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्सचर। टेक्सचर किसी भी धरातल का गुण, किसी भी सरफेस का गुण टेक्सचर कहलाता है और ड्राइंग में टेक्सचर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। टेक्सचर सभी ओर होता है। अगर हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को देखें तो हर वस्तु का अपना एक अलग टेक्सचर होता है और वस्तुएं अनगिनत हैं, और यही कारण है कि टेक्सचर को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए 2 डायमेंशनल सरफेस पर सेंसेशन क्रिएट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए आर्टिस्ट दूसरे एलिमेंट्स के प्रयोग के साथ साथ टेक्सचर का इल्यूजन करता है, टेक्सचर का यूज करके इल्यूजन को क्रिएट करता है। टेक्सचर को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं: फाउंड टेक्सचर अर्थात प्राप्त टेक्सचर। इसमें वो टेक्सचर आते हैं जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। कॉपी टेक्सचर अर्थात अनुकृत टेक्सचर, ये वो टेक्सचर होते हैं जिन्हें हम किसी वस्तु को देखकर उसकी नकल के रूप में बनाते हैं। और तीसरा होता है क्रिएटेड टेक्सचर, यानी कि सृजित टेक्सचर। ये उपरोक्त दोनों टेक्सचर, फाउंड एंड कॉपी टेक्सचर, से बिल्कुल अलग होता है। इसे आर्टिस्ट खुद क्रिएट करता है। जैसे ऑयल कलर से कोई टेक्सचर क्रिएट कर दिया या मोटे रंगों के द्वारा कोई टेक्सचर क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से टेक्सचर की ड्राइंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है स्पेस। स्पेस मतलब अंतराल। स्पेस ड्राइंग का वो एलिमेंट है जिसके बिना ड्राइंग करना संभव ही नहीं है। अर्थात ये वो क्षेत्र है या वो स्थान है जिस पर आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क करता है। तो स्पेस एक एसेंशियल एलिमेंट है
जो ड्राइंग करने के लिए हमें अत्यावश्यक होता है। स्पेस नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही तरीके की हो सकती है और इन दोनों के बीच में संबंध करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब कभी भी कोई कंपोजिशन बनाया जाता है तो कंपोजिशन में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को पॉजिटिव स्पेस और जो बचा हुआ एरिया होता है उसको हम नेगेटिव स्पेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का बैलेंस ड्राइंग और कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों में से अर्थात पॉजिटिव स्पेस या नेगेटिव स्पेस में से कोई भी एक स्पेस यदि बहुत ज़्यादा हो तो आर्ट का जो बैलेंस है और जो आर्ट की रिदम है वो खो सकती है। तो इस तरीके से अगर हमें ड्राइंग करनी है तो हमें इन एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और चूंकि हम डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं तो डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हमें ड्राइंग का भरपूर प्रयोग करना होता है, तो हमें इन एलिमेंट्स को समझना आवश्यक होता है। थैंक यू।